नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, जहां टनकपुर ग्राम में बिचई स्थित नवयोग सूर्योदय सेवा समिति द्वारा आयोजित नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा एवं नवयोग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिए जाने के लिए मिट्टी का लेप लगाकर मड बाथ का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शरीर पर भी मिट्टी का लेप लगाया है। पूरे जो ब्लड का संकुचन है, आप रात को आप सोए, बहुत तनाव में है, पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है। इसको एक बार आप लगा लेंगे पूरे शरीर में और इसके बाद सूर्य की रोशनी से उसको सुखाना है। इसके बाद हम जल थेरेपी लेंगे तो पूरा शरीर जो है ब्लड सर्कुलेशन हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ में जो एब्जॉर्प्शन की क्षमता है, हमारी जो नेचुरोपैथी मानती है वो ये मानती है कि किसी भी तरह से अंदर से गंदगी बाहर निकलनी चाहिए। और जितने भी मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि इतना जबरदस्त फायदा है इसका। तो देखिए, मड बात को लेकर सीएम धामी की तरफ से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई और लोगों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने खुद भी देखिए मड को इस तरीके से अपने शरीर पर लगाया और लोगों से आग्रह किया कि मड बात का और इस शुभारंभ के साथ ही साथ, क्योंकि इससे कई सुविधाएं मिलती हैं, कई तरीके की खामियां जो है शरीर से दूर होती हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इससे सही रहता है। उत्तराखंड सरकार वर्सेस निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा के मामले में नया मोड़ सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ये पूरा मामला, जहां राज्य सरकार ने एसएलपी वापस लेने का हलफनामा दिया है। उमेश शर्मा पर राजद्रोह का केस है, नहीं चलाना चाहती है अब राज्य सरकार। ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो देखिए, ये पूरा मामला किस तरीके से अब इसमें एक नया मोड़ सामने आ गया है, जहां राज्य सरकार की तरफ से एसएलपी दायर की गई है, वापस लेने की अर्जी दी गई है। उमेश शर्मा के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलाना चाहती है सरकार। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है और सीबीआई जांच की भी मांग हो रही थी और उसी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंचा था। और देखिए, इस पूरे मामले में राज्य सरकार ने एसएलपी वापस लेने का हलफनामा दे दिया है, जिसको लेकर अब खलबली मची हुई है और एक नया मोड़ भी सामने आ गया है इसी के साथ, जहां सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो उमेश शर्मा के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलाना चाहती है। तो देखिए, किस तरीके से सरकार गिराने का आरोप लगाकर उमेश शर्मा पर राजद्रोह का केस हुआ था। ये पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, तो वहीं हाईकोर्ट के आदेश को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच मामले में खुद को अलग करेगी सरकार अब, जहां राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी वापस लेने की अर्जी दी है। और इसी के साथ उमेश शर्मा के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलाना चाहती सरकार। उमेश शर्मा ने त्रिवेंद्र रावत पर पैसे के लेन देन के आरोप लगाए थे। सरकार गिराने का आरोप लगाकर उमेश शर्मा पर राजद्रोह का केस हुआ था। राजद्रोह के केस पर हाईकोर्ट गए थे उमेश शर्मा। हाईकोर्ट ने राजद्रोह का केस खारिज किया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, तो वहीं हाईकोर्ट के आदेश को त्रिवेंद्र रावत ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें, ये पूरा मामला झारखंड प्रभारी रहते त्रिवेंद्र सिंह रावत पर पैसे के लेन देन के आरोप लगे थे, जिसके चलते ये पूरा मामला जो है सुर्खियों में रहा और त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार गिरी और इसी के चलते राजद्रोह का केस लगाया गया था उमेश शर्मा पर। लेकिन अब इस पूरे मामले में देखिए, एक बड़ा मोड़ सामने आ गया है, जहां राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अब एसएलपी वापस लेने की अर्जी दे दी है। यानी कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मामले में नहीं पड़ना चाहती है और उमेश शर्मा के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा भी नहीं चलाना चाहती है सरकार। तो सीधे सीधे उत्तराखंड सरकार वर्सेस निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा के मामले में ये बड़ा मोड़ सामने आ गया है। मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनको लगता है मेरे खिलाफ दर्ज किया गया राजद्रोह नहीं चलना चाहिए और फर्जी मुकदमा था, ये पूरा देश जानता है। उसी मामले में देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे 2020 में, तो उन्होंने मेरे खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। एक मुकदमा मेरे खिलाफ राजद्रोह का रांची में हुआ था। तो लगभग त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल में 5 मुकदमे मेरे खिलाफ दर्ज किए गए। लेकिन इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे दस्तावेजों को देखते हुए, क्योंकि हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे,
लेकिन इन्होंने उससे पहले हमारे खिलाफ अपराध पंजीकृत कर दिया था राजद्रोह का। जिस दिन मैंने इनके दस्तावेज जारी किए थे भ्रष्टाचार के, उसके तत्काल बाद मेरे खिलाफ राजद्रोह दर्ज कर दिया था। उस राजद्रोह में माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे खिलाफ FIR को खारिज कर दिया था और CBI जांच के आदेश दे दिए थे। त्रिवेंद्र रावत जी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। उन्होंने त्रिवेंद्र रावत वर्सेस उमेश कुमार एक याचिका दाखिल की थी SLP, उसमें स्थगन आदेश ले लिए थे। एक SLP सुप्रीम कोर्ट में सरकार वर्सेस उमेश कुमार है और एक SLP हरिंदर सिंह रावत वर्सेस उमेश कुमार है। सरकार राजद्रोह मेरे खिलाफ नहीं चलाना चाहती, इसमें किसी को तकलीफ़ क्या है? इसमें त्रिवेंद्र रावत जी को झटका या X को झटका आप कैसे कह सकते हैं? जिस दिन माननीय उच्चतम न्यायालय तय कि त्रिवेंद्र रावत जी के खिलाफ CBI होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये तो उस दिन निर्णय होगा। उनकी SLP अलग है, हरिंदर रावत जी की अलग है, सरकार की अलग है। सरकार ने अपनी SLP वापस लेने का निर्णय लिया है। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, देखिए इस पूरे मामले में जो ये नया मोड़ सामने आया है, सब राज्य सरकार की तरफ से SLP दी गई है और इस पूरे मामले को नहीं चाहती है सरकार की राजद्रोह का केस चले उमेश शर्मा पर। अब इसको लेकर देखिए किस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया भी हमने दर्शकों को सुनाई है। क्या कुछ और इस मामले में आगे होने की संभावना है? जी देखिए, अक्टूबर 2020 का ये पूरा घटनाक्रम है जब उमेश कुमार हाईकोर्ट गए थे अपने दस्तावेज को लेकर और उन्होंने ये दावा किया था कि अमृतेश चौहान जो झारखंड के एक नेता हैं, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के संपर्क में रहे और इनको पद देने के एवज में उत्तराखंड सरकार में पैसे लेन देन का काम हुआ और पैसे लिए गए। इन सारे घटनाक्रम के बीच उमेश कुमार के खिलाफ कई मुकदमे कायम हुए थे, जिसके खिलाफ वो हाईकोर्ट भी थे। हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उमेश कुमार की याचिका को वाजिब माना था और त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ CBI जांच और उमेश कुमार के विरुद्ध दर्ज मुकदमों को निरस्त करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट से यह आदेश आने के बाद ही उत्तराखंड की राजनीति जहां हिल गई थी, वहीं विपक्ष को बड़ा मौका मिला था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि त्रिवेंद्र रावत सरकार खतरे में है, इस पर संकट है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से इन्हें रिलीफ मिला और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने के बाद 3 अलग अलग SLP फाइल हुई थी। इसमें एक त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस उमेश कुमार है, एक हरेंद्र सिंह रावत वर्सेस उमेश कुमार है और एक स्टेट गया था, क्योंकि वो राज्य के मुखिया थे, गृह और कार्मिक के प्रमुख भी होते हैं मुख्यमंत्री। और इसी घटनाक्रम में चूंकि 2020 से चल रहा है, 2 दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी गई है जिसमें जो राज्य सरकार की ओर से जो SLP इसी मामले में, चूंकि एक मामले में 3 SLP चल रही हैं, इसमें राज्य सरकार ने अपनी SLP वापस लेने के लिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में माफ कीजिएगा, अर्जी दी है, क्योंकि ऑलरेडी इस मामले में 2 SLP चल रही हैं। पर यह मामला राजनीतिक रूप से इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि इस सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीते दिनों से खासा मुखर है। कई विषयों पर, चाहे स्मार्ट सिटी हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, वो बड़ी बेबाक टिप्पणी दे रहे हैं। शायद यही एक वजह भी है कि बीते दिनों प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को दिल्ली जाना पड़ा और दिल्ली में बड़े नेताओं से कहना पड़ा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी लाइन के खिलाफ जा रहे हैं और ऐसी बातें जो पार्टी फोरम में, पार्टी संगठन में होनी चाहिए, वो मीडिया में हो रही हैं। कल खुद भी त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में थे। वो JP नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। सुप्रीम कोर्ट में जो होम की ओर से जो कागजात गए हैं रिट वापस लेने से पूर्व की अर्जी के, उसका एक ऑर्डर भी हमारे पास है और न्यूज़ 1 इंडिया ने कल सबसे पहले जानकारी दर्शकों को दी थी कि इस प्रकार से राज्य सरकार की तैयारी है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का अगला निर्णय क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरा, जो राज्य सरकार अपनी SLP वापस ले रही है, परंतु अभी इस प्रकरण में 2 SLP पेंडिंग है, जैसा कि विधायक उमेश कुमार जी भी बता रहे थे। तो सरकार ये चाहती है कि जो व्यक्तिगत पार्टियां हैं वो व्यक्तिगत स्तर पर लड़ें, राज्य सरकार अब इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहती है। तो एक मॉरल जीत के रूप में इसे विधायक उमेश कुमार की जरूर देखा जाना चाहिए। हालांकि अभी बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है, जो कोर्ट का अंतिम निर्णय होगा वही सबको मान्य होगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए सुदीप, ये जो पूरा मामला राज्य सरकार वर्सेस निर्दलीय विधायक था, अब कहीं ना कहीं सरकार ने, राज्य सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। तो ये पूरा जो मुकाबला है और ये जो पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस उमेश बन गया है अब ये। जी बिल्कुल, वही मैं कहना भी चाह रहा हूं कि देखिए जो SLP पूर्व में 3 दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें राज्य सरकार अब अपने स्तर से जो SLP थी उसमें पैरवी नहीं चाहती, क्योंकि राज्य सरकार के पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दूसरे और जरूरी काम है राज्य हित में। और राज्य सरकार इसलिए भी SLP वापस ले रही क्योंकि तकनीकी जानकार बताते हैं, देखिए अब इस मामले में किसी के पास कोई आधिकारिक कोई बयान नहीं है विधायक जी के अलावा।
अभी इस मामले में भारतीय जनता पार्टी संगठन को भी हिदायत आई है कि कोई इस विषय में मीडिया से बातचीत नहीं करेगा, दूरी बनाए रखेगा। तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं सुबह से, यदि पार्टी संगठन से या किसी नेता से इस विषय पर बातचीत हो जाए तो कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। पर अभी जो 2 SLP यदि राज्य सरकार की SLP वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार भी होता है और सहमत हो जाता है, परंतु 2 SLP भी स्टैंड कर रही है, हरेंद्र सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और अभी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी SLP बरकरार है। अब कोशिश हमारी ये भी है कि यदि त्रिवेंद्र सिंह रावत इस पर अपना कोई पक्ष रखना चाहे या सरकार की ओर से कोई इस पर पक्ष आए, परंतु ये बड़ा मामला है राजनीति में जो सुर्खियों में। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं क्या ये बात स्पष्ट हो रही है सुदीप कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की आने वाले समय में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि CBI जांच को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पर सभी की नजरें हैं। जी देखिए, कोर्ट के फैसले हम प्रिजुडिस होकर पहले नहीं बोल सकते, कंटेंट ऑफ कोर्ट में आता है। लेकिन जब राज्य सरकार जो पूरा एक संगठन है जिसके पास विधायी, होम और बड़े डिपार्टमेंट हैं, बड़े कानून के जानकार हैं, अधिवक्ताओं का एक पैनल है, यदि वो पीछे हो रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा संकेत जरूर है कि राज्य सरकार अब इस मामले में बहुत इच्छुक नहीं है आगे कार्रवाई के लिए। और चूंकि ये मामला भी 2 अन्य लोगों की यानी उमेश कुमार के साथ जो त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री थे और हरेंद्र सिंह रावत जो वर्सेस उमेश कुमार की जो SLP है वो पेंडिंग है, उसमें क्या निर्णय होता है पैरवी के आधार पे, या राज्य सरकार की SLP वापस लेने पे इन दोनों के SLP पर अंतर पड़ता है, ये तो कानून और की यही देखने वाली बात होगी। ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटते हैं आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की करीबी दमयंती रावत फंसी हैं, जहां 20 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता में दमयंती रावत दोषी, जहां दमयंती रावत पर कार्रवाई के लिए विधि विभाग से ली जा रही है राय। शासन ने वित्तीय नियमों को ताक पर रखकर 20 करोड़ के हस्तांतरण में दोषी पाया है। कर्मकार कल्याण बोर्ड देहरादून के सचिव पद पर रहते हुए नियमों का उल्लंघन किया था, तो वहीं सक्षम स्तर से अनुमति के बिना ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम को 20 करोड़ हस्तांतरित किए गए। तो देखिए किस तरीके से बड़ा शक अब इसमें पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा था, जो कि कहीं ना कहीं उन्हें दोषी पाया गया है, नियमों को ताक पर रखा गया था, इस बात की भी पुष्टि हो रही है। 20 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता का ये आरोप है देखिए। और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की करीबी बताई जा रही है। अपडेट लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता बने हुए सुदीप हमारे साथ। सुदीप, क्या कुछ जानकारी? देखिए पूर्व कैबिनेट मंत्री की करीबी दमयंती रावत अब फंसती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए शेरे गढ़वाल के नाम से मशहूर और कभी सत्ता से बाहर न होने का दावा करने वाले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की ये करीबी दमयंती रावत थी। चुनाव से कुछ समय पूर्व, करीब 6-7 माह पूर्व, हरक लगातार नाराज रहते थे कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर। सन्निकार बोर्ड की अध्यक्ष होती थी कर्मकार कल्याण बोर्ड की दमयंती रावत। वैसे तो शिक्षा विभाग में थी, पर हरक सिंह रावत की पसंद से उन्हें इस विभाग में लाया गया था। उन्होंने 20 करोड़ रुपए कर्मकार कल्याण बोर्ड से मेडिकल कॉलेज को ट्रांसफर किए, जो नियमता सही नहीं था, क्योंकि विभाग का एक लेआउट होता है, जिस विभाग का जो पैसा है उसी मत में खर्च होगा। यदि खर्च का मत बदलना है तो उसके लिए अनुमति कई बार मुख्यमंत्री और कई बार कैबिनेट स्तर से भी राय लेनी होती है। पर हरक सिंह रावत उस समय मजबूत मंत्री थे, उनकी कहीं ना कहीं निर्देशों पर ये पैसे ट्रांसफर हुए। राज्य सरकार जब कैबिनेट मंत्री पद से ये हटाए गए, चुनाव में कांग्रेस की ओर चले गए, इसके बाद से ही राज्य सरकार अब देखिए इस पूरे इनके मामले में कार्यकालों किस की जांच तरीके करा से रही है। खुलासे होते हैं, आगे कार्रवाई होती है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया सुदीप आपका। हरिद्वार से अब खबर, जहां हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से घायल हुआ 50,000 का इनामी बदमाश देशराज। जहां देशराज ने पुलिसकर्मी प्रीतपाल पर हमला कर फोड़ी थी उसकी आंख, तो वारदात के बाद से फरार चल रहा था इनामी बदमाश देशराज। एसएसपी अजय सिंह ने सारे ऑपरेशन की खुद कमान संभाली है। घायल बदमाश देशराज को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। हरिद्वार के शिवालय का नगरकांड में फरार चल रहे बदमाश देशराज को कोतवाली रानीपुर एवं बहादुराबाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपराध को अंजाम देकर 7 महीने से फरार चल रहा था। बदमाश पर पुलिस के सिपाही की गुलेल से आंख फोड़ने का आरोप है। बदमाशों के बीच हुई क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। होने पर चिता वाले जो हमारे चेतक वाली जो पुलिस थी वो भी गए पीछे, लेकिन एक हवा में फायर किया गया, जिससे वो समझ गए कि बदमाश है। तो तत्काल इसकी सूचना जो है
सेट के माध्यम से उच्च अधिकारीगण को सभी को दी गई थी इसमें। इसके बाद जो है जब टीम वहाँ पहुँची तो घेराबंदी करने के बाद जो एक व्यक्ति था वो भी जंगल की तरफ वहाँ से भागा, जो दोनों लोग साथ थे। और इसमें जो हमारे CIU की टीम थी सभी को अलर्ट कर दिया गया और करीब आधे घंटे 45 मिनट बाद जो है एक बदमाश जो फायर जिसने किया था पुलिस के ऊपर जो कर रहा था वहाँ पर, उसके फायर करने का जवाबी फायरिंग में उसके 2 गोली लगी है जो टांग में लगी है और शक होने पर चिता वाले। रुद्रप्रयाग में स्थित द्वितीय केदार मदमहेश्वर भगवान के मंदिर के कपाट शीतकालीन के लिए शुक्रवार सुबह 8 बजे विधि विधान से बंद हो गए। सुबह 4 बजे मंदिर खुलने के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान मदमहेश्वर के निर्वाण दर्शन किए और इसके पश्चात पुजारी शिवशंकर लिंग ने भगवान मदमहेश्वर की समाधि पूजा की और भगवान को भस्म और भृंगराज फूल और बागंबर से ढक दिया। इस तरह भगवान मदमहेश्वर को समाधि रूप दिया गया। इसके साथ ही भगवान मदमहेश्वर के कपाट शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद होने के बाद भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह डोली रात्रि विश्राम के लिए प्रस्थान कर गई है। डोली 19 नवंबर को राकेश्वरी मंदिर रांची और 20 नवंबर को गिरिया पहुंचेगी। 21 नवंबर को भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी और इस अवसर पर ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में मदमहेश्वर मेले का भी आयोजन होता है। कालाडूंगी में शुक्रवार से कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू हो गई है। कालाडूंगी तहसील से यात्रा की शुरुआत की गई प्रदेश महासचिव महेश शर्मा ने की और कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा निश्चित ही भारत में सभी धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ते हुए परिवर्तन लाएगी। शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश और देश में सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरह से सांप्रदायिकता का माहौल बनाकर रख दिया है, ये देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए पूरे प्रदेश में सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है, नफरत पैदा कर रही है, अलगाववाद पैदा कर रही है, उससे और मीडिया का उसमें दुरुपयोग हो रहा है, सोशल मीडिया का उसमें दुरुपयोग हो रहा है। असल बात जनता तक पहुंच नहीं रही है। सिर्फ असल मुद्दों से देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक फीलिंग पैदा की जा रही है ताकि जनता उसका उनकी राजनीति में लाभ। अल्मोड़ा से अब खबर, जहां अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 दिवसीय दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। मुख्यमंत्री के 19 नवंबर को अल्मोड़ा के प्रस्तावित भ्रमण के दौरान अल्मोड़ा विकासखंड हवलबाग में आजीविका महोत्सव, मल्ला महल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही समीक्षा बैठक और कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 19 तारीख को पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी आजीविका महोत्सव का आयोजन हवलबाग में किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए जो सभी विभागों के तरफ से तैयारियां की जानी होती हैं लगभग पूर्ण हो गई हैं और साथ में मल्ला महल में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिभाग करेंगे। 19 तारीख को लक्सर के खंड विकास सभागार में आशा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों सहित क्षेत्र के सैकड़ों आशा वर्कर्स ने शिरकत की। इस दौरान आशाओं को संबोधित करते हुए गर्भवती महिलाओं की लोकेशन जानकर सरकारी अस्पताल में गर्भवती के प्रसव पर जोर देते हुए सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान सहायता राशि का भी प्रचार प्रसार किया गया है। आशा संवाद, जो इसमें क्या है कि आशाओं को क्या मेन काम करती है फील्ड में जाके उसके बारे में और अच्छे से जानकारी देनी है। हर विभाग से हमारे यहाँ लोग आए हुए हैं। तो जैसे कि हम लोग मैं एएनएम हूँ, आशा जो है फील्ड से जुड़ी हुई होती है। आशा को हमें बताया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नए नए गर्भवती होती है तो उसे बताना नहीं ज़रूरी समझते। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस दैट इज़ NCD, जो बीमारियाँ एक से दूसरे को नहीं फैलती है, इनका हमें स्क्रीनिंग करनी होती है, जिसमें आशाओं का हमारे साथ ये योगदान होता है कि वो गाँव के अंदर 30 और 30 साल से ऊपर के लोगों को हमारे पास लेके आती हैं। फिर हम उनका BP और शुगर चेक करते हैं। 10 पॉइंट बिंदु दिए गए हैं जिसमें आशा को हम बता सकें और हमारे जितने भी अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं उनको बता सकें आशा फील्ड लेवल में क्या काम करती है, क्या कार्य चलता है।
नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने को लेकर राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट में दिए गए फैसले को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में आज एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद उच्च न्यायालय के गेट नंबर 7 के बाहर धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका गया। वकीलों ने कहा कि राज्य सरकार का एकमात्र पहाड़ स्थित संस्था को तराई में शिफ्ट करने का फैसला बिना वकीलों को विश्वास में लिए किया गया है, जिसका हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पुरजोर विरोध करती है। अभी अधिवक्ता मजबूती से लड़ाई करने को तैयार है। हमारी हाईकोर्ट बार में अधिवक्ताओं की मीटिंग थी और उन्होंने इस बात पे बड़ा रोष व्यक्त किया है कि इस मुद्दे पे हम राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ें और हम इस पे एक व्यापक जन समर्थन लेकर इसमें आगे जो भी फिर फैसला होगा उस पर हम लड़ें। हमारी अधिवक्ता इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं और राष्ट्रपति महोदय और चीफ जस्टिस महोदय ऑफ इंडिया महोदय से ये विशेष रूप से अनुरोध करते हैं कि इस शिफ्टिंग पर तुरंत रोक लगाई जाए और जुडिशियल सिस्टम को हमारा बचाया जाए और नए, क्योंकि यहाँ जो है केवल हाईकोर्ट में जजों की संख्या जो 6 है और जुडिशियल जो वर्क है वो प्रभावित हुआ है, तो जल्दी नए जजों की नियुक्ति की जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।